नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूलर मैथ्स क्लासेस में, जिसमें हम लोग आज कक्षा 11वीं के गणित का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। उसके बाद हम लोग पहला अध्याय का जो बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वो शुरू कर देंगे। तो देखते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखिए ध्यान से कि पहला जो अध्याय है इसका क्या नाम है, समुच्चय। क्या नाम है, समुच्चय। ये आप क्लास 9 के एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। उसके बाद दूसरा अध्याय देखिए कि संबंध एवं फलन। उसके बाद तीसरा अध्याय जो है त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आप कुछ ना कुछ क्लास 10th में पढ़ के आते हैं। उसके आगे का जो पोर्शन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चौथा चैप्टर जो है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया होगा। इसी प्रकार ये पांचवा चैप्टर, ये थोड़ा सा क्लास 10th के मैथमेटिक्स जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उससे रिलेट करता है, लेकिन थोड़ा सा ही इसमें मेन पोर्शन जो पढ़ना होता है ना, वो सम्मिश्र संख्या का होता है। उसके बाद देखिए रेखीय असमीकाएं, ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया होगा। उसके बाद ये रेखीय असमीकाएं के बाद क्रमचय और संचय, ये एकदम लॉजिकल चैप्टर है। इसमें एकदम लॉजिक से ही क्वेश्चन किया जाएगा और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तो ये भी आप लोगों के लिए नया होगा। उसके बाद देखिए ये द्विपद प्रमेय, ये भी बहुत ही शानदार चैप्टर है। यानी कि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इसमें ज्यादातर ऐसा चैप्टर होगा जो आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद ये अगला चैप्टर देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका एक छोटा सा पार्ट है एपी, यानी कि समांतर श्रेणी, जो आप लोग क्लास 10 से पढ़ के आते हैं। उसके बाद देखिए सरल रेखा, ये भी थर्ड चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसमें थोड़ा सा यूज है उसका, यानी कि ये भी मान के चलिए कि नया ही है। उसके बाद शंकु परिच्छेदक, बिल्कुल ही नया चैप्टर है ये सब और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। उसके बाद देखिए ये त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यानी कि हम लोग 2D पढ़ के आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th का होता है। उसके बाद सीमा एवं अवकलज, इतना शानदार चैप्टर है। क्लास 12th के ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं होगा जिसमें यूज नहीं होता होगा, यानी कि ये मान के चलिए बहुत ही शानदार है, यानी कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पढ़ेंगे तभी ये समझ आएगा या फिर ये पढ़ेंगे तभी ये समझ आए। इसमें से कोई भी रैंडम चैप्टर उठाइए, उसको पढ़ सकते हैं आसानी से, सब आसानी से समझ में आ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक जो रहेगा कि समुच्चय क्या है। समुच्चय क्या है, जैसे हम लोग पढ़ लेंगे कि समुच्चय क्या है, इसको कैसे दिखाते हैं, उसके बाद समुच्चय का जो निरूपण है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक आज का रहेगा कि कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, यानी कि समुच्चय का जो कुछ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जिसको याद ही रखना है हम लोगों को, वो देख लेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय आखिरकार ये मतलब इसका निर्माण हुआ कैसे, या फिर ये कह सकते हैं कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, ये कौन था जो दिया। तो एक जर्मन गणितज्ञ थे, कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था, जॉर्ज कैंटर। तो इन्होंने ही सबसे पहले सेट के बारे में बताया, सिर्फ इन्होंने ही पूरे ही सेट थ्योरी को दिया है अकेले, और इतना दे दिया कि आप लोग जो है ना आगे चल के बीएससी एमएससी करेंगे, उसमें भी बहुत सारा थ्योरम्स होगा सेट थ्योरी का, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि बहुत ही शानदार मैथमेटिशियन ये थे। तो फादर ऑफ सेट थ्योरी अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या कहेंगे, जॉर्ज कैंटर। कहां के थे ये, जर्मनी के थे। तो अब बात यह आता है कि आखिरकार समुच्चय होता क्या है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो समुच्चय का परिभाषा क्या है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो मेन जो बात आया यहाँ पे ये कि आखिरकार ये सुपरिभाषित का क्या अर्थ है। सुपरिभाषित का अर्थ है कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मेरे हिसाब से 5 आ रहा है तो उसके हिसाब से ऐसा ना हो कि वो 7 आ जाए। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं भी कहूंगा 1 2 3 4 5, या किसी और पर्सन से पूछा जाए तो वो भी यही कहने वाले। यानी कि पर्सन टू पर्सन ये जो आंसर ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सुपरिभाषित है, यानी कि वेल डिफाइंड है। तो उसका जो है संग्रह मतलब क्या, इकट्ठा करना ना, कलेक्शन टाइप। तो इसी टाइप से यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह है उसे समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे पहला उदाहरण है कि 15 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 15 से कम विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, तो कौन कौन सी होगी बताइए। जैसे 1 3 5 7 9, इसी प्रकार कहां तक होगा,
13 तक। कहां तक होगा? 13 तक। अब ये मान लो कि मैंने तुमसे पूछा, ठीक ना, तो तुमने आंसर क्या किया कि 1 3 5 7 9 इसी प्रकार 13 तक। अब ये मैं किसी और बच्चे से जाके पूछ रहा हूं, वो भी तो वही कहेगा ना। अगर कुछ और कह रहा है तो इसका मतलब तो तुम समझ ही रहा है कि उसके पास, चलो वो सब छोड़ो, अगला देखो, 5 सबसे अच्छे क्रिकेटर। 5 सबसे अच्छे क्रिकेटर का क्या अर्थ हुआ? अब मेरे हिसाब से कुछ और हो सकता है, मैं कहूंगा कि जिसका रन ज्यादा वो अच्छा क्रिकेटर, तुम कहोगे नहीं जिसका विकेट ज्यादा वो अच्छा क्रिकेटर। मतलब मुझे बैट्समैन पसंद हो सकता है, तुम्हें बॉलर पसंद हो सकता है, किसी को फील्डर पसंद होगा। तो उस हिसाब से ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। यानी कि ये जो होगा ये सेट नहीं होगा। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि इसका जो आंसर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अगर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं बताइए? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको हम लोग करली ब्रैकेट से बंद करेंगे। सेट को लिखने का एक तरीका अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक ना। तो ए, ई, आई, ओ, यू। अब मुझसे पूछा गया मैं भी यही कहूंगा, किसी और पर्सन से पूछा गया वो भी यही कहेंगे, वो भी किसी और से पूछे वो भी वही कहेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप है। यानी कि हर एक व्यक्ति के हिसाब से ये सेम ही रहने वाला, यानी कि ये क्या है? वेल डिफाइन है, यानी कि ये सेट होगा। इसी प्रकार संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड चलिए निकाल के देखते हैं। संख्या 15, ये रहा 15, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो 3 का गया भाग कितना? 5 बार में। अब 5 का गया 1, तो क्या आया इसका अभाज्य गुणनखंड? देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? इसका अभाज्य गुणनखंड आया 3 और 5। यानी कि मेरे हिसाब से 3 और 5 आया। आप करके देखिए, आपके हिसाब से भी यही आएगा। कोई और बच्चा करके देखेगा उसके हिसाब से भी यही आने वाला है। यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो ये भी एक क्या है? सेट है। यानी कि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग सेट कह सकते हैं। अब अगला उदाहरण देखिए, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। अब मेरे हिसाब से कोई और प्यारा हो सकता है, जैसे हमको कुत्ता बिल्ली गाय अच्छा लगता है, हो सकता है आपको कोई और जानवर अच्छा लग रहा होगा, किसी और व्यक्ति से पूछ लिया जाए तो उनको कुछ और अच्छा लगता होगा। तो इसी प्रकार ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है इसका क्या अर्थ हुआ? कि ये सेट नहीं होगा, तो ये भी सेट नहीं है। अब लास्ट वाला जो एग्जांपल है उदाहरण, कि समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 16, समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 16, इसका जो हल समुच्चय होगा देखिए निकाल के देखते हैं हम लोग। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 16, अब x इधर स्क्वायर आया तो ये प्लस माइनस रूट ओवर 16, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आया? एक प्लस का 4 आया और एक माइनस का 4 आया। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है यानी कि हल समुच्चय वो क्या आया? 4 और -4। अब किसी और बच्चे को सॉल्व करने के लिए दिया गया, वो सॉल्व करेंगे तो उनको क्या आंसर आ रहा है? यही आएगा। वो भी किसी और बच्चे से पूछ लिए, उनको भी क्या आंसर आने वाला है? सेम ही आंसर रहने वाला है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, मतलब ये भी वेल डिफाइंड है, यानी कि ये भी क्या है? सेट है। तो इस प्रकार हमारा सेट का डेफिनेशन कुछ बेसिक एग्जांपल्स खत्म होता है, यानी कि कम से कम ये तो समझ आ रहा है कि कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये सेट है कि नहीं है। तो आगे देखिए, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी कि समुच्चयों का निरूपण। आखिरकार इसको कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है? तो इसको दिखाने का दो विधि, इसको दिखाने का कितना विधि? 2 विधि। एक का नाम होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि इसको रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं और इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा। रहा बात इसका, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मान के चलिए कि मैथ्स का ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जहां पे ये नजर नहीं आएगा। आगे देखिए, अब इसका थोड़ा सा ये जो दिया गया इसमें लैंग्वेज उसको पढ़ लेते हैं। कि समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले कोष्ठकों में कोमा के लगाकर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। यानी कि ये सब पढ़ लेना अपना, ठीक है। मैं बताता हूं आखिरकार होता क्या है ये। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक सेट ए है और इसमें हम कह रहे हैं कि 5 प्रथम प्राकृत संख्याएं,
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता था कि a बराबर इतना नहीं लिख के सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5। अब इस दोनों का सिग्निफिकेंस अगर आप देखेंगे तो सेम ही रहने वाला है, दोनों का मतलब सेम ही है, यानी कि जो ये बात बता रहा है वही बात ये भी बता रहा है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें देखो क्या है, इसमें एक इसका गुणधर्म टाइप शो कर रहा है कि हाँ भाई ये है, इसमें क्या है, सीधा सीधा दिख गया, एक टेबल के फॉर्म में हम लोग अरेंज कर दिए। जैसे और भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं, सेट एक्स जो है 1, इसको 4 कर लेते हैं, 4 9 16 इस प्रकार से। तो ये कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म, यानी कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। इसको अगर मैं बोल दूं कि समुच्चय निर्माण रूप में, हो सकता है अभी आपको प्रॉब्लम हो, अभी तो बस आप ये समझो कि ये समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है और ये रोस्टर रूप क्या होता है, बाद में इसका इंटर कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए x बराबर, यहां पे ध्यान से देखिए क्या कहा गया है कि इस विधि में मंझले कोष्ठकों में अवयवों के लिए, अवयव से क्या अर्थ है कि इस ब्रैकेट में जो लिख रहे हैं ना, इसको अवयव बोलते हैं हम लोग, या अवयव बोल ले, एलिमेंट बोल ले, एंटिटी बोल ले, बात सेम ही है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि x के द्वारा लिख देते हैं, या और कोई संकेत है तो उसको द्वारा लिख देते हैं। बाद में इस x का जो गुणधर्म है, क्या गुणधर्म, उसको, इसका क्या अर्थ हो आप समझो कि देखो, सबसे पहले क्या बोला, मंझला कोष्ठक, तो मंझला कोष्ठक लिख दिया, उसके बाद बोला x लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सच दैट, क्या बोलते हैं, सच दैट। इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सच दैट। हिंदी में इसको जबकि पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू एक्स सच दैट। अब इस x का डेफिनेशन बताओ आप, क्या होगा, x का डेफिनेशन क्या होने वाला है कि x बराबर, अगर मैं n स्क्वायर लिख दूं, क्या अर्थ हुआ इसका, अगर n की वैल्यू 1 रखो तो देखो 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसी प्रकार n की वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 3 रखा जाए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 रखो तो 16 हो जाएगा। लेकिन इसमें 5 6 यानी कि n के बारे में कुछ तो आइडिया होना चाहिए, कहां तक रखना है, नहीं तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं कि n जो है ना, वो लेस देन 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5 से छोटा। अब बात ये आ रहा है कि 5 से छोटा तो 4.5 भी होता है, तो मैं यहां एक और कंडीशन लगा दूंगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। अभी आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, एक स्पेशल टॉपिक बना के मैं पढ़ाता हूं आगे कि ये आखिरकार बिलोंग्स टू क्या होता है। तो उम्मीद है कि ये कम से कम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप या फिर ये समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है उतना तो समझ में आता होगा। देखिए रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ये दिख रहा है सारणीबद्ध तरीका, इसको सीधा सीधा टेबल के फॉर्म में लिख दिया गया है। इसमें बोल रहा है समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि वो एक फॉर्मेट में दिया जाएगा और उसको एक निर्माण, यानी कि वहां से हम लोग निकालते हैं, बिल्ड करते हैं सेट को ना, वही मतलब हुआ ना, बिल्ड मतलब निर्माण करना। अब अवयव है या सदस्य है या में है, इसका अर्थ समझिए आपकी आखिरकार ये होता क्या है, बिलोंग्स टू। इसका साइन जो होता है ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। दोनों का मतलब समझो आप, एक सेट ए मान लिए हैं, ठीक ना, सेट को ऐसे कोई भी कैपिटल नंबर ले लीजिए, उससे डिनोट किया जाता है, ऐसे कैपिटल नंबर लेके, और उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं सेट को, ठीक ना। ऐसे जैसे कि इसका एलिमेंट मान लो 1 2 3 4 5 तक इसका ये एलिमेंट, तो जितने भी इसके अवयव होते हैं, एलिमेंट या तत्व जो कहो, उसको हम लोग क्या करते हैं, कोमा के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं। इसको कोमा के द्वारा सेपरेट। इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसमें सदस्यों की संख्या या अवयवों की संख्या या तत्वों की संख्या कितनी है, तो गिन लोगे आप 1 2 3 4 5, तो क्या कितना हो जाएगा 5। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, n ऑफ a, n ऑफ a कितना हो जाएगा ये 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, यानी कि अवयवों की संख्या किसमें, समुच्चय A में कितनी है 5। अब मेन बात है कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, आप ये समझो कि एक मेंबर है, एक फैमिली है, सॉरी एक फैमिली है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स रह रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं एक फैमिली बनाता हूं, फैमिली का नाम कुछ भी रख लो आप, जैसे कि मैं एक फैमिली रखता हूं, फैमिली का नाम X है मान लो, ठीक है। इसके जो मेंबर है मान लो कि एक है राहुल और एक का नाम है स्वीटी,
और एक है छोटू, और एक और ले लो आप कुछ अंकित, ठीक है ना। एक फैमिली है जिसका नाम क्या है एक्स, और ये सब इसके मेंबर्स हुए, क्या हुए मेंबर्स, यानी कि सदस्य कह लो आप, या अवयव भी कह सकते हैं। ये राहुल जो है इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी कि इस फैमिली में है या इस फैमिली का सदस्य है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। यदि बिलोंग कर रहा है तो ये वाला साइन, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि राहुल बिलोंग्स टू फैमिली एक्स, यानी कि सेट एक्स, यानी कि राहुल बिलोंग्स टू सेट एक्स। अच्छा, जैसे मैं आपको कह दूं कि कोमल बिलोंग्स टू सेट एक्स, अभी आप देख के बताओ क्या सेट एक्स में ये कोमल बिलोंग कर रही थी, नहीं कर रही थी ना, तो इसीलिए यहां पे क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। क्या समझ में आया आपको। जैसे एक दो और उदाहरण देखते हैं हम लोग। एक उदाहरण और लीजिए, जैसे कि मान लीजिए स्वीटी, अगर ये लिखा जाए स्वीटी बिलोंग्स टू सेट एक्स, क्या ये सही है कि गलत है, सही है ना, क्योंकि ये स्वीटी जो है सेट एक्स से बिलोंग कर रही है, मतलब बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, इस दोनों का सेंस आपको समझ में आया। जैसे इसमें अगर देखा जाए, आपको इससे रिलेटेड अगर सवाल पूछा जाए कि बताइए कि पहला सवाल जो होगा, बताइए आप सही है कि गलत है। इसमें ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन जो रहेगा, मान लो कि 1 इज बिलोंग्स टू सेट ए, ऑप्शन दूसरा जो रहेगा 2 बिलोंग्स टू सेट ए, और तीसरा ऑप्शन जो रहेगा 5 बिलोंग्स टू सेट ए, और अंतिम वाला जो ऑप्शन है 10 बिलोंग्स टू सेट ए। इसमें से जो इनकरेक्ट है उसको सेलेक्ट करना, इसमें से कौन सा छांटना है, इसमें से जो इनकरेक्ट है, जो गलत है। अब आप देख के बताओ कि इसमें से क्या गलत है। अब देखो यहाँ पहला बात कर रहा है कि 1 इज बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ देखो 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा। उसके बाद देखो 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए, तो 2 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। 5 देखो यहाँ सेट ए से बिलोंग कर रहा है, क्या 5 सेट ए से बिलोंग कर रहा था, कर रहा था। लेकिन 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब ये वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट समुच्चय है जिसको हम लोग को याद रखना है, जो होल मैथमेटिक्स में यूज होने वाला है। जैसे सबसे पहला आता है कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय से क्या अर्थ हुआ। प्राकृत संख्याएं किसको कहते हैं, नॉर्मल काउंटिंग नंबर जो होता है, यानी कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4, ऐसा ही करके इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे ना, तो इसको हम लोग सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल एन के द्वारा शो कर देंगे। इसका मतलब हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अगर कहीं पे आपको इस प्रकार से कैपिटल एन दिखे, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ, इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार के नंबर्स हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर इसी में हम लोग जीरो को शामिल कर लें, इसको शामिल कर लें, जीरो को, 0 1 2 3 4, इसी प्रकार से इनफाइनाइट नंबर्स इसमें भी आएंगे। ये क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाता है ना, ये होल नंबर्स का एक सेट है। इसको हम लोग W से शो करते हैं, W से। अगर कैपिटल W लिखा हुआ है इसका मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स। इसी प्रकार इसमें निगेटिव वाला नंबर्स भी अगर मान लो ऐड कर लिया जाए, चलो आपको यहाँ पे तो है नहीं है, मैं एक्स्ट्रा में आपको बता देता हूँ कि जैसे 0 1 2 3 4, ये क्या था, सेट ऑफ ऑल नंबर। इसी में मैं निगेटिव वाला नंबर ऐड करता हूँ, -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इसको हम लोग जो है ना कैपिटल आई या कैपिटल जेड के द्वारा शो करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार यहाँ देखिए परमेय संख्याओं का समुच्चय। परमेय संख्या का जो समुच्चय होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल क्यू से। इसका भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, आप लोग जानते हैं, क्लास 9 पढ़ के आए हैं। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, आर से। अब इसका मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूं। रियल नंबर जो है ना, इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। देखो चलो 2 पार्ट ही रहने दो। एक तो पॉजिटिव रियल नंबर्स,
इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, आर, इसके माथे पे इसे प्लस लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसी प्रकार आप समझ गए सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। इसको कैसे शो करेंगे हम लोग, आर के पावर इसे लगा दें। इसीलिए इसी तरह हम लोग इंटीजर के लिए भी देख सकते हैं कि जैसे इसमें मान लो कि आई प्लस लिख दिया जाए, आई प्लस, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आई माइनस लिख दिया, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए आगे क्या है, ये धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसको z प्लस या i प्लस भी आप लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार q प्लस है, यानी कि धन परमेय संख्याओं का समुच्चय q प्लस लिखिए, या फिर हाँ q प्लस ही इसको दिखाएंगे। q प्लस ऐसे लिखा हुआ, ये नीचे आ गया थोड़ा सा, ऐसे माथा पे रहना चाहिए पावर के फॉर्म में। इसी प्रकार यहाँ पे r प्लस, जो कि मैंने आपको बताया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपरमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, अपरमेय संख्याओं का समुच्चय, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना, फिर भी आपको बता दे रहा हूं। अपरमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसको हम लोग q डैश या q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। अब q कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये आगे चल के हम लोग एक सेट का टाइप है उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कुछ डाउट हो तो वो भी शेयर करिएगा। बाकी कैसा लगा लेक्चर, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।